students, my name is Surbhi Tiwari. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. तो with this thought, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज की। तो हम क्या समझेंगे इसमें? हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कब हम कहते हैं कि रजिस्टर्स सीरीज में हैं और सीरीज की कंडीशन में करंट एंड वोल्टेज का क्या स्टेटस होता है। दैट मीन्स कि क्या करंट की वैल्यू सभी में सेम होती है या डिफरेंट होती है, और क्या वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम किस कंडीशन में कहते हैं कि रजिस्टर्स सीरीज में हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर दिए हुए डायग्राम को देख रहे हैं, ये सारे रजिस्टर्स सीरीज में हैं। अब ये तो एक सिंपल सा डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हैं या कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि बहुत सारी ब्रांचेस हों। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि ब्रांचेस क्या होती हैं, उनको पहले मैं बता दूं कि मान लीजिए कि ये मेरा एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह मतलब ये सर्किट का अरेंजमेंट है। तो इसमें ब्रांच कौन कौन सी होती है? तो ये इस तरह से ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, देन उसके बाद होता है नोड। तो नोड क्या होता है? ये पॉइंट जिससे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होती है, वो पॉइंट कहलाता है हमारा नोड। ठीक है, ये ब्रांच और नोड हम समझ गए। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं सीरीज रजिस्टर पर क्या होता है। तो मान लीजिए इस तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किट है, या फिर मैं सर्किट को थोड़ा सा और कुछ डिफ़िकल्ट बना दूं, कुछ ऐसा बना देते हैं हम इसे। ठीक है, एंड बीच में हम यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा दें, ऐसा समथिंग से बहुत से कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए कि कोई सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो हमें इस केस में समझने में दिक्कत होने लगती है कि हम कैसे पहचानें कि रजिस्टर्स इसमें सीरीज़ में हैं या फिर पैरेलल में हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझेंगे। तो सीरीज़ में कोई भी रजिस्टर कब होता है, पहले हम इस चीज़ को समझें। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, रजिस्टर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से। इसके 2 एंड हैं, एक एंड ए, एक एंड बी। ठीक है, ये R1 रजिस्टर है। दूसरा रजिस्टर है मेरे पास R2, जिसके A1 एंड B1 ये 2 नोड्स हैं। क्लियर है? अब अगर मैं R1 और R2 को कुछ इस तरह से कनेक्ट करती हूँ कि इसका एक एंड दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, कुछ इस तरह से A1 सॉरी AB, A1 और B1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये रजिस्टर्स सीरीज में हैं। अगर ये रजिस्टर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते, कि इनके दोनों नोड आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं, तब हम इन रजिस्टर्स को ये नहीं कहेंगे कि ये सीरीज में है। ये कौन सा रजिस्टर कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरेलल। ठीक है, तो अभी हम पैरेलल के कॉम्बिनेशन को पर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ सीरीज के कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये कि जब हमारे रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्टेड है, तब हम कहेंगे कि ये रजिस्टर्स सीरीज में है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि 2-3 बच्चे कुछ इस तरह से खड़े हुए हैं कि सभी अपने एक एक हाथ को, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को इस तरह से पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये 1 2 3। ठीक है, ये तीनों बच्चे कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? ये सभी सीरीज में हैं। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि 2 बच्चे इस तरह से खड़े हुए हैं कि दोनों के हाथ एक दूसरे के लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से पकड़े हुए हैं, तो भाई ये क्या कहलाएंगे कि ये सभी ये कैसे हैं? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो रजिस्टर का भी यही केस है। ठीक है, तो ये तो आप देख करके समझ जाएंगे, लेकिन ये सिंपल सर्किट के लिए तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए, यहाँ पर डिज़ाइन कुछ और हो जाए, तो हम कैसे समझें? तो आपको ये याद रखना है कि करंट का पाथ अगर सेम है, ठीक है, और उसी पाथ में मतलब एक ही पाथ में अगर रजिस्टर्स है कनेक्टेड और उसमें से करंट जा रहा है, दैट मीन्स कि वो सीरीज में है। मतलब क्या कि अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक और ब्रांच होती, ठीक है, मतलब कि 2 पाथ हो गए करंट के लिए। करंट क्या है? बहते हुए पानी की तरह है। ठीक है, जैसे जैसे उसको रास्ता मिलता है वैसे वैसे वो फ्लो करना शुरू कर जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से करंट निकला। अब ये करंट जो है
अगर इसको दो पाथ मिलेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था R4। ठीक, अब सेम पाथ में अगर रजिस्टर्स आते हैं तो वो सभी सीरीज में कहलाते हैं। तो ये देखिए कि ये करंट इसमें कहीं डिवाइड होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक जैसा एक सीधा पाइप के समान है। ठीक है, करंट जाएगा, इसमें फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा, मतलब पाथ एक ही है। तो हम क्या समझ जाएंगे कि हाँ ये तीनों रजिस्टर्स कैसे हैं, सीरीज में हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा करंट फ्लो करा है, क्योंकि मेन करंट था I जो I1 और I2 में डिवाइड हो गया। तो अब दो पाथ हो गए, दोनों पाथ में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए R1 R2 R3 तो सीरीज में है, लेकिन R4 इनके साथ में सीरीज में नहीं है। तो क्या बात याद रखनी है आपको कि resistors are said to be connected in series when there exit only one path for the flow of current and the current through each resistor in same। ठीक है, that means कि करंट जो है अगर एक ही पाथ से जा रहा है तो ये रजिस्टर्स सीरीज में होंगे, या दूसरी तरीके से कहें कि अगर रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो करंट हमेशा उनमें सेम फ्लो होता है। क्लियर हुआ? तो आपको क्या याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम फ्लो होगा। नेक्स्ट इज वोल्टेज की क्या कंडीशन होती है, क्या वोल्टेज भी सेम होता है? तो वोल्टेज कैसे हम डिटरमाइन करें? अब देखिए हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू होता है IR। ठीक है, जहां पर V इज वोल्टेज, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। अब मेरे पास यहाँ पे करंट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। क्लियर है? तो I और R1 के कॉम्बिनेशन से मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ पे वो वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो क्या होता है कि सर्किट में, ठीक है, थोड़ा सा आगे हम और इस कॉन्सेप्ट के बाद जाएंगे तो हम पढ़ेंगे KVL। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी सी आगे की बात है, एक सीढ़ी आगे की बात है, लेकिन फिर भी कि टोटल पोटेंशियल राइज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब ये ड्रॉप क्या होता है? रेजिस्टेंस जहां पर लगा होता है दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ वोल्टेज की खपत करता है, को कंज्यूम करता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और जब भी अगर मुझे रेजिस्टर के अप्रॉक्स वोल्टेज निकालना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं कि सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो एक्चुअल में मैं क्या निकाल रही हूँ? वोल्टेज ड्रॉप निकाल रही हूँ। तो अगर मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो मान लीजिए कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मैं नाम दे देती हूँ V1 है, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस है V3। क्लियर है? क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेजेस होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब R1 के अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा, R2 के अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा और R3 के अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन के फॉर्म में मैं आपको एक बार समझा दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा पिक्चर के साथ समझिए। ये करंट यहाँ से आया, इस रेजिस्टेंस में गया, तो I इंटू R1 यहाँ पर हो गया एक। अब I इंटू R क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है ये वोल्टेज। लेकिन मैंने क्या कहा? रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मतलब वोल्टेज ड्रॉप। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पर? V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। नेक्स्ट हम चलेंगे R2 पर। तो अब R2 में हमने मान लिया कि वोल्टेज है V2, तो V2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? V2 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R2। थर्ड वाले में अगर हम जाएंगे तो थर्ड वाला हो जाएगा V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि करंट तीनों में R1, R2 और R3 में करंट कैसा था? सेम था। ठीक है, बट वोल्टेज की वैल्यू देखिए, वोल्टेज जो है वो अलग अलग है। ठीक है, R1 के अक्रॉस अलग है, R2 के अक्रॉस अलग है और R3 के अक्रॉस अलग है। तो इसका मतलब क्या हमें बात समझ में आई कि जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनसे जाने वाला करंट सेम होता है, बट उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों से हमें एक बात या फिर एक चीज़ हम डिटरमाइन करेंगे, वो क्या है? वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हमने एक सर्किट डायग्राम जो हमारा था उसी को कंसिडर किया। ठीक है, मान लीजिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था,
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज V1 इक्वल्स टू I1 R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसी तरीके से हमने R2 के क्रॉस R3 के क्रॉस वोल्टेज निकाला। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द टोटल पोटेंशियल राइज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोल रही हूं मैं? पोटेंशियल राइज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप। अब कई बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ बच्चों को शायद ना आई हो। तो ये क्या होता है जरा समझिए। ठीक है, पोटेंशियल राइज मतलब कि जहां से सोर्स है वोल्टेज का, पोटेंशियल का सोर्स है, ठीक है, जहां से वोल्टेज आता जा रहा है, ठीक है, और ड्रॉप मतलब जहां पर उसका कंजम्पशन हो रहा है, जहां पर उसकी खपत हो रही है। क्लियर है? तो अगर एक सर्किट की हम बात करें तो एक सर्किट कैसा होता है, इसको थोड़ा और इजी फॉर्म में मैं बता दूं। ठीक है, इस तरह से, ठीक, इसको अपन थोड़ा और क्लियरली समझ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा, ठीक, और ये ऐसा, R1 एंड R2। अब ये मान लीजिए कि मेरा वोल्टेज है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं अब आप देख के समझिए। ये इस तरह से, ये तो इजी था समझना सीरीज में, लेकिन इस तरह से डायग्राम है। तो अब देखिए इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्टेड है और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? इस बैटरी से। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? आपस में ये सीरीज में कहलाएंगे। दैट मीन्स कि जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, मतलब इसमें से भी I1 फ्लो करेगा और इससे भी I ही फ्लो करेगा। I मतलब इससे भी एंड I इससे भी फ्लो करेगा। क्लियर है? तो अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कैसे निकालोगे आप? टोटल पोटेंशियल राइज। तो कौन पोटेंशियल देता जा रहा है? ये, और ड्रॉप कहाँ हो रहा है? यहाँ और यहाँ। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू, यहाँ का ड्रॉप कितना है? मान लीजिए V1 और ये है V2। तो V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो V1 कितना होगा? I इंटू R1 और V2 कितना होगा? I इंटू R2। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर? वोल्टेज की इक्वेशन। तो टोटल पोटेंशियल राइज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब आप समझ गए हैं। चल, तो वापस चलते हैं हम हमारे डेरिवेशन की तरफ। अब इस सर्किट में भी जो हमारा सर्किट था, इस सर्किट में हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। दैट मीन्स कि हम, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, V2, V3। V1 की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि करंट सेम है इसलिए I इंटू R1। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू R2 और V3 की वैल्यू I इंटू R3। दोनों को हमने प्लस किया। ठीक है, I को क्योंकि हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है हमारा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है REQ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर हम इसे R इफेक्टिव भी कहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो इस तरह से अगर सर्किट में 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम उन तीनों को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो मैं सर्किट को कैसे डिजाइन कर सकती हूँ? मैं सर्किट को इस तरह से डिजाइन कर दूंगी, ठीक है, और इस एक रेजिस्टर की तरफ मैं क्या लिख दूंगी? मैं लिख सकती हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, या इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? REQ या फिर REFF, R इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आया बात समझ में? तो भाई जब रेजिस्टर्स सीरीज में हो तो आपको क्या क्या बातें याद में रखनी है? पहली बात, ठीक है, एंड टू एंड रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो ये सभी क्या कहलाते हैं? सीरीज में कहलाते हैं। सेकेंड चीज, सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। क्या होता है? करंट सेम। ठीक है, सीरीज में वोल्टेज कैसा होता है? डिफरेंट। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेजिस्टर के अक्रॉस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड फोर्थ चीज, अगर रेजिस्टर्स सीरीज में है तो वो सभी क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। मतलब कि अगर R1, R2, R3 सीरीज में है तो हमें क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3।
आई बात समझ में आप सभी को? तो ये 3-4 चीज़ हमें सीरीज कॉम्बिनेशन से समझ में आती है। क्लियर है? तो आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये रही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, same current is flowing through all the resistor. The effective resistance is the sum of the individual resistance. Effective resistance will be R1 plus R2 plus R3 and the applied voltage is V equals to V1 plus V2 plus V3. Clear है? तो that means सीरीज में अगर रजिस्टर्स है तो करंट उनके अक्रॉस सेम फ्लो होता है, बट उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है। तो आज हमने इस वीडियो से सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में सीखा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक छोटी सी हिंट मैं आपको देती हूँ, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस है, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है 202 ओम्स, ओके, एंड रजिस्टर ऑफ कंडक्टर इज 4, ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 4 एम 4 ओम, जो कि एक 6 वोल्ट की बैटरी के अप्रॉक्स कनेक्टेड है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस एंड इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल है, आप करके देखिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में आपके जो कमेंट होंगे उसी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आप हमारे स्टेप अप चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टेप अप अकेडमी एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET, TET इन सभी की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाएगी, प्लस आपको 6 to 12 सारे ही क्लासेस के, सारे ही बोर्ड्स के, CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, सारे ही बोर्ड्स के सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टेप अप अकेडमी। थैंक यू सो मच।